पूरा देश बेहाल है। कहीं बारिश, कहीं महंगाई की मार है। आज सुबह से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, सब दिखाएंगे। सीधे मुद्दे की बात करेंगे क्योंकि आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी। विस्तार न्यूज का खास शो, आपका अपना शो, सीधे मुद्दे की बात, ना इधर की ना उधर की, सिर्फ और सिर्फ आपके काम की बात करेंगे। लेकिन कौन कौन सी खबर है आज बता देते हैं। आज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीधे देश की राजधानी दिल्ली से। और दिल्ली से इसलिए नहीं करेंगे कि देश की राजधानी दिल्ली है, उसका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कनेक्शन क्या है ये भी दिखाएंगे। कैसे मानसून की पहली बारिश ने ही दिल्ली की उड़ान रोक दी है। बहुत भयंकर तस्वीरें आई हैं, जुड़े रहिएगा, सब कुछ दिखाएंगे विस्तार से। दूसरी खबर कहां से? दूसरी खबर मध्य प्रदेश की बताएंगे। संस्कारधानी जबलपुर से लेकर राजधानी भोपाल तक बारिश से बुरा हाल हो गया है। कैसे मानसून की पहली बारिश ने यहां भी नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल कर रख दी है। सब कुछ बताएंगे क्योंकि मुद्दा आपका है। तीसरी खबर क्या है? बहुत जरूरी खबर है, आपसे जुड़ी खबर है। कैसे महंगाई ने आपके किचन का बजट बढ़ा दिया है। एक एक सब्जी का रेट दिखाएंगे और सीधे मुद्दे की बात करेंगे। और यह भी बताएंगे कि कौन सी सब्जी मत खरीदिए, स्वाद में थोड़ा कंट्रोल ले आइए। चौथी खबर क्या है? चौथी खबर मध्य प्रदेश की ही करेंगे। सोचकर ही थोड़ी हंसी आ रही है। अब मध्य प्रदेश में एक मंत्री जी ने बयान ही ऐसा दे दिया है, घर की महिलाओं को अपने पति का शराब कैसे छुड़ाएं, इसका अनोखा तरीका बताया है। मंत्री जी, महिलाएं विरोध कर रही हैं, आप भी देख लीजिएगा। चलिए पांचवी खबर में आपको छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने आज जो बैठक की है वो दिखाएंगे और विस्तार से बताएंगे कि बैठक में किसका किसका गुस्सा फूट गया और कौन कौन से नेता फट पड़े। आला कमान जो नेता यहां आए थे उनके सामने और कहने लगे ये क्या हो गया है कांग्रेस, अंदर की बात बताएंगे। छठवीं खबर क्या है? छठवीं खबर छत्तीसगढ़ की ऐसी खबर दिखाएंगे जिसे देखकर आप भी कहेंगे कोई ऐसा कर सकता है क्या। पूरी खबर दिखाऊंगा। और जैसे कल एक खबर दिखाया था पेंड्रा की, वैसे ही आज एक खबर दिखाऊंगा कोरबा कि क्या रिश्तों का कत्ल कोई इस तरह से कर सकता है। सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और कहेंगे आपकी कि ऐसे वैसी दरिंदे समाज में क्यों जी रहे हैं। सब कुछ बताएंगे। तो चलिए सातवीं खबर की बात कर लेते हैं। खबरों का फ्लो बढ़ गया है क्योंकि आप बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं मुद्दे की बात को। आखिरी खबर, बाबा बर्फानी की जय करेंगे। जम्मू से पहला जत्था रवाना हो गया है। कल से बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू हो रही है। कैसी तैयारी है और कैसे आपको जाना है, क्या क्या सावधानी बरतना है, वो सब कुछ दिखाएंगे। लेकिन पहली खबर का रुख करते हैं और बारिश की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि बारिश से सीधे आपका कनेक्शन है। बारिश जब जब होती है बहुत परेशानी होती है और हर साल हम दिखाते हैं, यही इस बार भी दिखा रहे हैं। बहुत बारिश हो रही है, देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है। एक एक तस्वीर दिखाएंगे क्योंकि देश की जनता बेहाल है और आपसे जुड़े मुद्दे की बात दिखाऊंगा। ये वादा किया है आपसे, इसलिए देश की खबर दिखाऊंगा, मध्य प्रदेश की खबर दिखाऊंगा, छत्तीसगढ़ की खबर दिखाऊंगा और तस्वीर अगर आपके शहर की होगी, देश के किसी कोने की होगी तो वो भी दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहली तस्वीर, क्योंकि मैंने कहा है आपको कि देश की राजधानी दिल्ली है, इसलिए दिल्ली से शुरुआत करते हैं। क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली पहली बारिश में ही कराहने लगी है, हाँफने लगी है, सड़कें बेहाल हो गई हैं। पहली बारिश में ही एनडीएमसी के दावों की पोल खोल दी है। दिल्ली में बारिश ने 88 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नगर निगम का बजट 16,000 करोड़ सालाना है, उसका ये हाल देख लीजिए। दिल्ली की स्थिति है, देश की राजधानी। सोचिए, एयरपोर्ट जिसके रख रखाव में सबसे ज्यादा खर्च होता है, जहां देश के हाई फाई लोग पहुंचते हैं, वो कितना बेहाल है। राजधानी दिल्ली में सबसे पहले इस तस्वीर से ही शुरू करूंगा। दिखाइए भाई, दिखाइए दिखाइए एयरटेल, माफ कीजिएगा, एयरपोर्ट की तस्वीर दिखाइए। मानसून की पहली बारिश की तस्वीर है, बदहाली की तस्वीर है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर पार्किंग की छत गिर गई है। देखिए कैसे छत के नीचे गाड़ियां दबी हुई हैं। ये देश के सबसे व्यस्त रहने वाले एयरपोर्ट की तस्वीर है। तस्वीर को ध्यान से देखिए। इसमें छत गिरने से जो गाड़ियां दबी हैं वो यात्रियों के इंतजार में खड़ी कैब हैं। इसकी पहचान आप पीले रंग के नंबर प्लेट से कर सकते हैं। सफेद रंग के नंबर प्लेट निजी गाड़ियों के इस्तेमाल के लिए होता है, जबकि पीले रंग का नंबर प्लेट कमर्शियल गाड़ियों पर लगाया जाता है। यानी एयरपोर्ट पर जिन गाड़ियों को नुकसान पहुंचा वो अपनी रोजी रोटी के लिए वहां खड़े थे। इसमें से ऐसी गाड़ियां भी होंगी जो पाई पाई जोड़कर किसी ड्राइवर ने ही खरीद ली होगी। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हैं। इस हादसे में मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। मृतक के परिजन को 20 लाख की मदद का ऐलान
घायलों को 3 लाख मिलेगा मुआवजा, लेकिन जिसकी मौत होनी थी मौत हो गई, जिसका अपना जाना था वो चला गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर जिस जगह ये हादसा हुआ वहां ग्राउंड पर क्या हाल है, पहले वो देख लीजिए। ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है मेरे सहयोगी अमृत तिवारी ने दिल्ली एयरपोर्ट से। विस्तार न्यूज है, जिस खबर को दिखाता है उसके तह तक जाता है। अगर दिल्ली एयरपोर्ट में इतना बड़ा हादसा हुआ है तो विस्तार न्यूज का सहयोगी वहां जरूर पहुंचेगा। अमृत तिवारी की रिपोर्ट दिखाइए। मैं अभी दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पे हूँ, जहाँ पे तड़के सुबह हादसा हुआ। हादसे वाली जगह को मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे एफएसएल की टीम पहुँची है, अलग अलग जांच दल यहाँ पे लगातार पहुँच रहे हैं और जांच हो रही है। एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है ताकि वहाँ कोई प्रवेश न करे और जाँच में बाधा न आए। जो आप वो हिस्सा देख रहे हैं वो टर्मिनल 1 के, जहाँ पे वो धाराशायी हुआ है, वो टर्मिनल 1 के गेट नंबर 1, 2, 3 को कवर करता है और वहाँ से गाड़ियों की एंट्री होती है और वहीं से गाड़ियों की एंट्री होते हुए सीधे यहाँ से निकल जाती है। लेकिन इस दौरान जब गाड़ियाँ एंटर करती हैं एयरपोर्ट पे, जो टैक्सियाँ आती हैं, चाहे लोग अपनी गाड़ी से आते हैं, उनको छोड़ने वाले आते हैं, तो यहीं पे छोड़ते हैं और यहीं से जो है एक ये डिपार्चर है जहाँ से लोग अंदर एयरपोर्ट के भीतर जाते हैं और अपने उड़ान को पकड़ते हैं, फ्लाइट पकड़ते हैं। आपको बता दें कि सुबह के वक्त लगभग 5 बजे के करीब ये हादसा हुआ है और यहीं पे जो है गाड़ियां जो है खड़ी थी। कुछ लोग उतर रहे थे, फ्लाइट पकड़ने का टाइम था, वो अंदर की तरफ जा रहे थे और इसी दौरान बारिश भी तेज थी और ये जो हिस्सा देख रहे हैं ये टूट के गिर गया। हादसा बहुत बड़ा है। हादसे के बाद नागरिक उड्डयन मंत्री भी एयरपोर्ट पहुंचे और हालात का जायजा लिया। क्या कह रहे हैं मंत्री जी, क्या कह रहे हैं मंत्री जी हादसे पर, वो भी सुना दीजिए। Structure has been built in 2009 and what we have asked the DIAL, Delhi International Airport Limited also, is to do a verification inspection from their side, but we are not just leaving it up to themselves. The ministry, from the ministry we have DGCA also, which underlooks the safety aspect, so they will also be supervisioning this inspection and they will also give us a report. And from our ministry side, I can assure you that this is taken as a very serious incident also, not just in this airport but across the country. सीरियसली लिया गया है, जांच होगी, रिपोर्ट आएगी, विस्तार से बात होगी। एयरपोर्ट पर हादसा हुआ तो सियासत भी शुरू हो गई। प्रियंका गांधी ने हादसे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध दिया और लिखा, मार्च में प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया था, आज उसकी छत ढह गई, जिसमें एक कैब ड्राइवर की दुखद मौत हो गई। टीएमसी के राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने आरोप लगाते हुए लिखा, क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि आज सुबह चौंकाने वाली और दुखद खबर आई। चुनाव प्रचार के लिए पीएम मोदी ने मार्च में T1 का जल्दबाजी में उद्घाटन कर दिया था, जबकि ये पूरी तरह बना ही नहीं था। पीएम मोदी पर गैर इरादतन हत्या का आरोप क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए, टीएमसी के सांसद बोल रहे हैं। ये मतलब एयरपोर्ट हादसे पर विपक्ष ने क्या दावा किया वो भी समझ लीजिए। प्रधानमंत्री ने 3 महीने पहले ही इस टर्मिनल का उद्घाटन किया था, विपक्ष का ऐसा कहना है। विपक्ष के दावे के मुताबिक 11 मार्च 2024 को उद्घाटन किया गया और ठीक 3 महीने बाद यहां हादसा हो गया, ऐसा विपक्ष कह रहा है। विपक्ष के ये आरोप है, लेकिन इन आरोपों पर जब नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से सवाल पूछा गया तो मंत्री जी ने क्या कहा वो भी सुनाना जरूरी है। सुनाना जरूरी क्यों है? क्योंकि विपक्ष, प्रियंका गांधी, टीएमसी ये कह रहा है कि जिस एयरपोर्ट टर्मिनल में हादसा हुआ है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। लेकिन उड्डयन मंत्री क्या कह रहे हैं ये सुन लीजिए, सब कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी, विस्तार से सुन लीजिए। सुनाइए भाई। जो प्रधानमंत्री साहब जो इनॉग्रेट किया वो दूसरा बिल्डिंग है, दूसरी तरफ है। जो यहाँ कोलैप्स हुआ है वो 2009 में 2009 में पुरानी बिल्डिंग है, 2009 में जो उस टाइम ओपन हुआ था, तो उसके ऊपर जो इंस्पेक्शन करना है वो अभी करवाएंगे। सर, जो नागरिक उड्डयन मंत्री कह रहे हैं, जो विपक्ष कह रहा है, जो प्रियंका गांधी कह रही हैं, दोनों में बहुत क्लैश है, बहुत विरोधाभास है। और जो आरोप है उसकी सच्चाई क्या है? इन्वेस्टिगेशन, पड़ताल, रिपोर्ट विस्तार से दिखाएंगे। विस्तार न्यूज है। आरोप प्रत्यारोप पर विस्तार न्यूज नहीं भरोसा करता है। जिस दिल्ली एयरपोर्ट पर एक साल में 4 करोड़ से ज्यादा यात्रियों की आवाजाही होती है, जिसकी सालाना कमाई 4200 करोड़ से भी ज्यादा है,
वहां अगर इस तरह का हादसा हुआ तो उसकी तह तक जाना और सच पता लगाकर अपने दर्शकों को दिखाना हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है। इसलिए हमारे सहयोगी अमृत तिवारी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर पहुंचे और पूरी तहकीकात की। ये रिपोर्ट देख लीजिए, बहुत कुछ साफ हो जाएगा। रिपोर्ट दिखाइए। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पे दुर्घटना जो हुई है उसको लेकर के राजनीति तेज है। विपक्ष ने, खासतौर पे कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है कि जो यह घटना हुई है उसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि मोदी ने ही इस टर्मिनल का उद्घाटन हाल ही में किया था और यह बारिश के चलते गिर गया। लेकिन इसके बाद उड्डयन मंत्री आते हैं और कहते हैं कि जो हिस्सा गिरा है वो विपक्ष के आरोपों के मुताबिक नहीं बल्कि वो हिस्सा मनमोहन सिंह के कार्यकाल में बना था, वो हिस्सा गिरा है। हम आपको चूंकि यह दिखाने जा रहे हैं, विस्तार न्यूज आपको बारीकी से इस बात की तस्दीक कराएगा कि असल मसला क्या है। हम ग्राउंड पे हैं, आईजीआई एयरपोर्ट पे हैं और देखिए ये टर्मिनल 1 का ये हिस्सा वो है जो जीएमआर बना रही है और जो हमें भी जानकारी मिली यहाँ पे बातचीत करने के बाद वो ये है कि ये हिस्सा बन रहा है। आप इसकी बनावट देखिए, ये इस हिस्से का जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है उद्घाटन किया था, वो हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। हम चाहेंगे कि ये दूसरा हिस्सा भी हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं। ये दूसरा हिस्सा ये है जो कि 2009 में बना था, यानी कि यूपीए के कार्यकाल में बना था और यही हिस्सा जो है आप देख रहे हैं कि जहां पे दुर्घटना हुई है, बारिश में वो हिस्सा ढह गया है। यानी कि ये दो तस्वीरें यहाँ पे हैं और जो राजनीति हो रही है तो विस्तार न्यूज की कोशिश है कि जो फैक्ट्स है उसको सही तरीके से अपने दर्शकों के सामने पेश करे। तो ये जो हिस्सा गिरा है ताकि यहां से आप समझ सकते हैं कि राजनीति जो हो रही है उसकी एक क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि क्या है यहाँ पे। ये हिस्सा, इसकी बनावट भी देख सकते हैं, बिल्कुल ही जुदा है, अलग है। और ये हिस्सा जो कि जीएमआर कंपनी की तरफ से बनाया जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने इसी का उद्घाटन किया था। काहे इतना जल्दबाजी करते हैं विपक्ष के लोग? थोड़ा सा स्टडी कर लें, रिसर्च कर लें। हमने अपने सहयोगी को एयरपोर्ट भेजा ही तो है, अपने कार्यकर्ता को भेज देते। उसके बाद ट्वीट लिखते, मतलब प्रधानमंत्री ने जिसका उद्घाटन किया है वो एकदम ठीक है। आप समझ गए? ये सबूत दिखा रहे थे हम कि जिसका प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया वो एकदम ठीक है। और जहां हादसा हुआ वो 2009 में बना था, मतलब कांग्रेस की सरकार में। ये तो बात सियासत की हुई। मुद्दे की बात जो थी वो मैंने आपको बता दी। दिल्ली में एक हादसे का असर जानते हैं आप? दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के T1, T2, T3 तीनों टर्मिनल से करीब 1400 विमानों का मूवमेंट होता है। 1400 विमानों का मूवमेंट होता है। दिल्ली में हर घंटे करीब 84 विमानों का मूवमेंट होता है। टर्मिनल 1 से इंडिगो और स्पाइस जेट की उड़ान रहती है। हादसे के बाद टर्मिनल 1 पर सभी चेक इन काउंटर्स बंद कर दिए गए। आम लोगों से जुड़ा मुद्दा है, आपसे जुड़ा मुद्दा है, एयरपोर्ट से जुड़ा मुद्दा है। जो यहां से दिल्ली जा रहा है, भोपाल से दिल्ली जा रहा है, लखनऊ से दिल्ली जा रहा है, पटना से दिल्ली जा रहा है, जो विस्तार न्यूज देख रहा है उसकी जानकारी के लिए खबर है। आप समझ रहे हैं, 28 उड़ानें रद्द की गई। अगर मैं आपको ये खबर नहीं दिखाऊं और आप दिल्ली में अगर 9:20 की फ्लाइट से जा रहे हो या रात को 10 बजे की फ्लाइट से जा रहे हो तो दिल्ली में क्या स्थिति है ये जानना आपको जरूरी है। उड़ानें रद्द हो रही हैं, बहुत पैसा लगता है फ्लाइट में, इसलिए विस्तार से सब कुछ दिखा रहे हैं। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप क्या है वो भी दिखा रहे हैं और आपका पैसा बच जाए, आप सावधान हो जाए, आज रात जाने के बजाय कल सुबह चले जाइए जब सब कुछ ठीक हो जाए, इसलिए आपको सावधान भी कर रहे हैं। मतलब एक हादसे से कितना नुकसान हुआ है लोगों का ये आप समझ गए होंगे। ये तो सिर्फ एक वीडियो था जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है। चलिए अब आपको राजधानी के बदहाली की तस्वीर दिखा देते हैं। क्या बदहाल हुआ है राजधानी, ये भी बता दें। सबसे पहले आप दिल्ली के आजादपुर की ये तस्वीर देखिए जहां अंडरपास में यात्रियों से भरी बस फंस गई। बताइए, प्रशासन तो ध्यान दे नहीं रहा है। इतना पानी भर जा रहा है कि क्या कहा जाए। कम से कम आप लोग गाड़ी लेकर निकल रहे हैं तो मत जाइए, और यात्रियों से भरी बस लेकर तो मत ही जाइए भाई। सबकी जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। देखिए कैसे यात्रियों को एक एक करके रस्सी के सहारे रेस्क्यू करके बाहर निकाला जा रहा है। इन तस्वीरों को देखिए। बस को खींचने के लिए क्रेन मंगवानी पड़ी है। तस्वीरों को ध्यान से देखिए। देखिए कैसे बस को खींचने के लिए क्रेन का सहारा लिया जा रहा है। और ये राजधानी दिल्ली की तस्वीर है। ये वीडियो देखिए। सफदरजंग, धौला कुआं, ग्रीन पार्क जाने वाली सड़क। बस आप देखिए इन तस्वीरों को, मैं समझाता जाऊंगा आपको। दिल्ली के पॉश इलाकों में गिनती होती है इसकी।
कितना पॉस है देख लीजिए, पानी इतना कि कॉलेज की बस गाड़ी दोनों फंस गई। देख लीजिए, दिल्ली के एम्स के आसपास का है ये वीडियो। अगर बारिश में आपको एम्स की तरफ जाना है तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। खैर, एम्स वही जाता है जिसको बहुत ज्यादा जरूरत होती है, कैसे भी करके जाएगा, लेकिन सावधानी बरतिएगा। ये देखिए, दिल्ली के मिंटो रोड की तस्वीर देख लीजिए, यहां भी अंडरपास में पानी भर गया है। कैसे पानी के बीच एक ट्रक डूबी है वो भी देखिए। सोचिए, कार, बाइक, क्या कहा जाए, इतनी भारी भरकम ट्रक ही डूब गई है। ऊपर का हिस्सा बस दिखाई दे रहा है, ऊपर का हिस्सा ट्रक का दिखाई दे रहा है। अच्छा, इस तस्वीर में इस बोर्ड पर नजर ना डालिए, इस तस्वीर में इस बोर्ड पर नजर डालिए और अंदाजा लगाइए। साफ साफ लिखा है, मिंटो ब्रिज के नीचे जल भराव होने पर सड़क का उपयोग ना करें। लेकिन आपको इतनी जल्दबाजी है, इतनी जल्दी है जाने की, कि आपके जान की परवाह भी नहीं करते और घुस जाते हैं। जान जोखिम में डालकर मत जाइए भाई, इतनी जल्दी नहीं है, संभल जाइए। आपका अपना चैनल है, सावधान कर रहे हैं। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के घर का हाल देख लीजिए। जल मंत्री हैं, इनका भी बंगला पहली बारिश में ही डूब गया। फिर कह रहा हूं, दिल्ली के पॉस इलाके की तस्वीर है। मंत्री सांसद के बंगले बने हुए हैं। लुटियंस दिल्ली कहते हैं इसे, लेकिन कैसे बेहाल है लुटियंस दिल्ली, खुद देख लीजिए। यही वजह है कि बीजेपी को दिल्ली सरकार को घेरने का एक और मौका मिल गया है। विनोद नगर से बीजेपी पार्षद रविंदर सिंह नेगी का वीडियो देखिए। नाव लेकर निकल गए हैं सड़क पर, नाव लेकर, मौज भी हो गई और सवाल भी उठा लिए। सुना दीजिए भाई पार्षद जी को, क्योंकि ये जब निकले थे तो इसी उद्देश्य से निकले थे कि न जाने किस किस की नजर पड़ेगी, कैमरे की नजर पड़ेगी। अगर पैदल जाऊंगा तो कोई देखेगा नहीं, नाव से जाऊंगा तो थोड़ा नाटकी लगेगा। सुनाइए क्या कह रहे हैं इस बारिश पर रविंदर। और आज देख सकते हैं मैं पीडब्ल्यूडी का नाला दिल्ली सरकार का सामने, ये पीडब्ल्यूडी का नाला सारा ओवरफ्लो है। मानसून रहते हुए इन्होंने दिल्ली के नालों की सफाई नहीं कराई, जिसकी वजह से जल भराव की समस्या आ चुकी है। हम सदन में बार बार ये आवाज उठा रहे थे, हमने सदन में कहा, निगम के सदन में, कि नालों की सफाई कराइए, पीडब्ल्यूडी के नालों की सफाई कराइए। अब दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, डबल इंजन की इनकी सरकार, इनको शर्म नहीं आती। दिल्ली के लोग बेहाल हो गए। अब सुबह सुबह सब ऑफिस को जा रहे हैं, पर जल भराव इतना है, किसी की गाड़ी खराब हो रही है, किसी की बस खराब हो रही है, सामने बस खराब है, और इतना बुरा हाल है। इनके मंत्रियों की कार में जू नहीं रह रही। ये लोग शर्म नहीं आ रही। बीजेपी के पार्षद हैं, नाव में बैठ गए और अच्छा अभिनय कर रहे थे। और उधर समाजवादी पार्टी के सांसद जी जब संसद जाने के लिए निकले तो देखिए क्या हाल था। सांसद जी को गोद में उठाकर गाड़ी में बैठाना पड़ा है। सांसद जी हैं ये, वीडियो देखिए। सांसद जी को तो इतने लोग आसपास घेरे रहते हैं कि गोद में उठा लिए, लेकिन आम जनता का क्या होगा गुरु? आम जनता का क्या होगा? उनका कौन सहारा बनेगा? सुनिए पब्लिक क्या कह रही है। यहाँ पे यात्री कुछ इंतजार कर रहे हैं। आप कितनी देर से यहाँ पे बैठी हैं? सर मैं सुबह 8:30 बजे घर से निकली थी ITO के लिए। 8:30 बजे निकली हैं जी, और यहाँ टाइम कितना हो गया है? 12:30 हो रहे हैं, 12:30 12:30। आधा घंटा 1 घंटा हो गया। ऑफिस के लिए लेट हो गए होंगे आप? बहुत ज़्यादा। मैं तो सुबह का निकला हूँ, सुबह से बारिश हुई थी जब निकला था। सुबह की ड्यूटी थी, अभी तक यहाँ 12:30 हो गया है। हाँ जी, अभी तक यहीं पे हैं आप? अभी यही है। अब क्या, माहौल तो बड़ा ख़राब है, जगह जगह जाम, जगह जगह पानी भरा पड़ा है। पूछो मत, इतने हालत ख़राब हो गए हैं कि एक एक सवारी छोड़ने में बस समझ लो घंटों ख़राब करना, मतलब टाइम ख़राब करने वाले काम है। दोपहर हो चुका है, कितनी सवारियाँ छोड़ी अभी आपने? मुश्किल से 2-3, मुश्किल से, इसमें भी कोई फ़ायदा नहीं है। अभी 1 घंटा ITO पे खड़ा हो गए, इतना लंबा जाम लगा हुआ है कि पूछो मत, कीचड़ पानी सारा भरा पड़ा पीछे। 1 घंटे लगे ITO पे? बिल्कुल 1 घंटा लग गया, जब से कब से खड़े हुए हैं पीछे। आप खुलिएगा यहाँ आए। मानसून आया है, देश की बात करने के बाद मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की भी बात करेंगे, आपके प्रदेश की भी बात करेंगे, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली है, सारे नेता वहीं हैं, जमघट लगा हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी वहीं जा रहे हैं और हफ्ते में दूसरी बार जा रहे हैं। वो सब कुछ आपको बताएंगे। हाल सिर्फ दिल्ली का ही नहीं है, दिल्ली से सटे नोएडा और गुरुग्राम में भी हाल बेहाल है। पहला वीडियो नोएडा के अट्टा मार्केट के पास का है। यहाँ तो बारिश के बाद डिवाइडर का हिस्सा भी गिर गया। दूसरी तस्वीर हरियाणा के गुरुग्राम का है। सबसे हाईटेक शहर माना जाता है गुरुग्राम, लेकिन सड़कों का हाल देख लीजिए, दरिया बन गई है दरिया। एयरपोर्ट पर छत सिर्फ दिल्ली में ही नहीं गिरी। मैं आपसे बात कर ही रहा था कि हम मध्य प्रदेश की भी बात करेंगे, छत्तीसगढ़ की भी बात करेंगे।
एयरपोर्ट पर छत सिर्फ दिल्ली में ही नहीं गिरी भाई साहब, एक सेट तो मध्य प्रदेश के जबलपुर एयरपोर्ट पर भी कल गिर गई थी। दिखा दीजिए भाई, जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट की तस्वीर देखिए। यात्री को लेकर एयरपोर्ट पहुंची कार पर अचानक एक सेट गिर गया। देखिए कैसे कार के परखच्चे उड़ गए हैं। गनीमत रही कि इस दौरान कार में कोई बैठा नहीं था, नहीं तो कार का हाल देखकर तो यही लग रहा है कोई बैठा रहता तो जान बचना मुश्किल हो जाती। रख रखाव का ख्याल रखिए भाई, बड़ी संख्या में लोगों का एयरपोर्ट पर आना जाना रहता है। यही सब होगा तो डरने लगेंगे लोग। इस हादसे के बाद एयरपोर्ट निदेशक ने हादसे की जांच के आदेश दिए। जबलपुर में पहली बारिश ने ही नगर निगम के दावे की पोल खोल दी है। जबलपुर से आइए 2 तस्वीर देख लीजिए। घर के अंदर पूरा सामान डूबा हुआ है, सोफा, अलमारी, बेड, सब ऐसा लग रहा है जैसे तालाब में तैर रहे हैं और लोग घर के बाहर निकले तब भी यही मंजर है। पूरी सड़क डूबी हुई है, पूरी सड़क डूबी हुई। ये तस्वीरें जबलपुर के गंगा सागर इलाके की हैं। मध्य प्रदेश के जाने माने शहर का जब पहली बारिश में ही ये हाल हो गया तो नगर वासियों का हाल जानने खुद मंत्री राकेश सिंह पहुंच गए। ये वीडियो देखिए कैसे राकेश सिंह डूबी हुई सड़क पर अपने लोगों के साथ गंगा सागर इलाके में पहुंच गया और पैदल चलकर ही लोगों के घरों तक पहुंचे। इसके साथ ही बारिश रुकने के बाद कैबिनेट मंत्री ने प्रशासन के अधिकारियों को सूचना दी और मौके पर पानी निकासी की तत्काल व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। मंत्री जी पहुंचे हैं, थोड़ी राहत तो मिलेगी। अब आपको संस्कारधानी जबलपुर के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की तस्वीर दिखाते हैं। राजधानी भोपाल की तस्वीर दिखाते हैं। यहां भी पहली बारिश में ही नगर निगम के दावे की पोल खुल गई है। 23 जून से 26 जून की रात तक हुई बारिश में भोपाल की कई कॉलोनियां डूब गई हैं और यहां के निवासी अभी भी नगर निगम के लोगों की राह देख रहे हैं कि कोई तो आए जो मदद करे। मेरे सहयोगी श्याम सिंह तोमर ने पानी के बीच जिंदगी जीने को मजबूर लोगों से बातचीत की है। विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल है। अगर आप कहीं परेशान होंगे, आपके घर में पानी से भर जाएगा, पानी में डूब जाएगा, आप परेशान होंगे, सांप बिच्छू निकलने लगेंगे, लाइट चली जाएगी, बिजली चली जाएगी, कौन जाएगा? विस्तार न्यूज का सहयोगी वहां पहुंचेगा, आपसे पूछेगा हालचाल और कहेगा आगे कहूंगा, कलेक्टर साहब से भी कहूंगा, नगर निगम कमिश्नर से भी कहूंगा और प्रदेश के मुखिया से भी कहूंगा, सबसे कहूंगा, क्योंकि यह आपका सवाल है, आपकी जिंदगी का सवाल है। श्याम सिंह तोमर ने जो बातचीत की है, जो रिपोर्ट भेजी है, दिखाइए जरा। साल 2016 और साल 2019 में इस भोपाल ने बाढ़ के मंजर देखे। जैसे ही बारिश हुई, मानसून सक्रिय हुआ, पूरा शहर डूब गया। लेकिन नगर निगम उस समय दावे करते नहीं थकता था कि आगे से ऐसा नहीं होगा। अहिंसा नगर के लोग इस उम्मीद में घरों के बाहर खड़े हैं कि नगर निगम, जनप्रतिनिधि कोई तो आए जो उनको इस परेशानी से बचाए। ये भी सोचकर चिंतित हैं कि अभी तो मानसून आया नहीं है, जब मानसून आ जाएगा तो क्या पूरे घर ही डूब जाएंगे। ड्यूटी जा रही थी तो पैर में सांप आ गया था। अच्छा, पानी कितना था यहाँ? पानी घुटना से ऊपर। पिछले साल करंट भी फैल गया था? हाँ, फैला था ना, बहुत से गाय मरी थी, बैल मरा था। आंसू आ गए आपकी आंखों में? डर लग रहा था आपको? छोटे अब थे ना बहुत, यहाँ से जाने में सांप था। आपको बच्चों के कारण डर लगता हो, सांप काट लेगा तो क्या? और क्या, मेरे 4 बच्चे, अकेली हूँ तो डर तो लगेगा ना। हर साल होता है, कोई कुछ सुनवाई नहीं होती है। यहाँ पर पिछले साल सारी गायें, सांप, सब पूरे जानवर, पशु पक्षी सब मरे हुए पड़े थे। तो निराकरण कराएं, ये सारी समस्याओं को दूर कराएं। जब तक हमारे निकलने के लिए अभी अस्पताल जाना, मुझे अस्पताल से दवाई लाना, बहुत तबीयत बिगड़ रही मेरी। पोल खुल गई, तैयारी नहीं है, पाई कभी आते भी नहीं है। पानी वो तो हमें कम से कम 10 साल जहाँ रहते होगा जब से हम ऐसी समस्या देख रहे हैं। सांप भरा रहा है मेरे घर में, तभी भी सांप भरा है, निकला ही नहीं है। एक महिला के आंसू देखकर मुझे तसल्ली है। आप कहेंगे ज्ञानेंद्र तिवारी क्या उलूल जुलूल बात कर रहे हो? इस बात की तसल्ली है कि महिला रो रही है और मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्याम सिंह तोमर उसके आंसू पोंछ रहे हैं। बताइए क्या दिक्कत है? ये है विस्तार न्यूज, ये है आपका अपना चैनल। सोचिए, ये महिलाएं वो महिलाएं हैं जो वोट देती हैं, लेकिन अपने लिए प्रतिनिधि चुनती हैं। कहां है नगर निगम की टीम?
क्यों ये महिलाएं सांप बिच्छू के बीच जिंदगी जीने को मजबूर हैं? कौन लोग इनकी सुध कौन लेगा? कौन लोग हैं जो इनकी सुध लेंगे? बस इसीलिए कहते हैं ये आपका अपना चैनल है। हमको आपकी परवाह है, आपकी जिंदगी की परवाह है। अगर कोई भी नगर निगम मुझे सुन रहा है तो सीधे हाथ जोड़कर कह रहा हूं, हाथ जोड़कर कह रहा हूं, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं मैं हाथ जोड़कर कहूं, लेकिन ये नेशनल और रीजनल नहीं, इमोशनल चैनल है। उस महिला की आंखों के आंसू को मेरे रिपोर्टर अगर पूछें तो मेरा नैतिक दायित्व है कि मैं नगर निगम को चिल्ला चिल्ला कर कहूं कि भाई साहब चले जाइए, चले जाइए। सांप बिच्छू से डर रहे हैं लोग, उनके बच्चे डर रहे हैं, रो रहे हैं, चले जाइए इनके पास। 25 साल से परेशान हैं ये लोग। रात को निकलते हैं तो सांप लिपट जाता है पैर में। सुन लीजिए जिम्मेदारों, सुन लीजिए, मदद कीजिए इनकी मदद। एक तरफ बारिश की मार और दूसरी तरफ महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। यह भी आपसे ही जुड़ा मसला है। बारिश की खबर मैंने आपको दिखा दी, देश की खबर दिखा दी, मैंने आपको प्रदेश की खबर दिखा दी, जबलपुर की खबर दिखा दी, भोपाल की खबर दी। जहां बारिश होगी, जहां समस्या होगी, जहां तकलीफ होगी, वहां की खबर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आपका चैनल है, आपसे जुड़े मुद्दे की ही बात करूंगा, सीधे मुद्दे की बात करूंगा। पहले ही दिन वादा किया था आपसे, इसलिए बारिश में आपकी परेशानी दिखाने के बाद अब आपकी जेब पर महंगाई कैसे डाका डाल रही है, अब इसकी बात करूंगा। हाहाकार मचा हुआ है। क्या आलू, क्या टमाटर, सबका भाव बट्टा बढ़ा हुआ है। सब्जियों में महंगाई की मार मची हुई है। बाजार में खरीदने जाओ तो पूरी जेब खाली हो जा रही है। कुछ दिन पहले तक फ्रिज में भर भर के सब्जी रखी जाती थी, लेकिन अब खाली है। महंगी सब्जी ने कमर तोड़ दी है, बजट गड़बड़ा गया है। इतनी महंगी कि ढाबा और होटल में एक्स्ट्रा सलाद देने पर कतराने लगे हैं होटल वाले। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो कल चले जाना आप किसी होटल में, प्याज खीरा मांग कर देख लेना अलग से, देता है कि नहीं, समझ में आ जाएगा कि महंगाई बढ़ी है कि नहीं। खैर, सब्जी कितनी महंगी है और क्यों है, ये रिपोर्ट देख लीजिए, समझने में आसानी होगी। यहां भी हमने अपने सहयोगियों को कहां भेजा, सीधे सब्जी मंडी। बोला जाओ भाई, आम जनता को कब राहत मिलेगी और क्यों महंगी है इसकी वजह सुना दीजिए। रिपोर्ट दिखाइए। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का कहर प्रचंड रूप से दिखाई दिया, जिसका असर सिर्फ जनता ही नहीं बल्कि पेड़ पौधों और सब्जियों पर भी देखने को मिला। फल सब्जियों की कीमत में भारी उछाल देखी गई। पिछले एक हफ्ते में कई सब्जियों के दाम करीब डबल हो गए हैं। इस वक्त हम राजधानी रायपुर के शास्त्री मार्केट में हैं, जहां हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि इस महंगाई का असर उनकी जेब पर किस प्रकार से है। 70 रुपये किलो, 80 रुपये किलो, 90, 100 रुपये किलो, यहाँ तक के भी जाता है। हालत बहुत ख़राब है। रोज़ नौकरी करने वाले लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बहुत दिक्कत हो रही है ना सब्जी खरीदने में। जहाँ 10,000 में माल आता है तो वहाँ 20,000 लग रहा है। और क्या, महंगा है तो महंगा है। रायपुर की सब्जी मंडी की बात करें तो टमाटर, आलू, प्याज, बैंगन, लौकी, भिंडी, फूलगोभी और शिमला मिर्च जैसी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। व्यापारियों की माने तो गर्मी के कारण सब्जियों का उत्पादन कम हो गया है। जो उपज रहा है वह खेतों से मंडियों में नहीं पहुंच रहा है। बढ़ते तापमान ने अधिकांश खेतों में सब्जियों की फसल बर्बाद कर दी है। बताते चलें कि प्रदेश में इस बार मानसून का कोई खास प्रभाव नहीं रहा है। पूरे जून महीने में भीषण गर्मी और पानी के अभाव ने सब्जियों की किल्लत कर रखी है। हालांकि अभी समय समय पर हो रही बरसात ने किसानों के मन में अच्छी फसल की उम्मीद जगाई है। देखना दिलचस्प हो जाता है कि बदलते मौसम के मिजाज के साथ सब्जियों की आसमान छूती कीमत कितनी जल्दी पटरी पर लौटती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। देख लिए ना, लोग परेशान हैं। दिखाना जरूरी है और बिना स्वाद चटकारे के मज़ा नहीं आता दाल चावल खाने में। सब चीज़ खरीदना पड़ता है। भीषण गर्मी ने कैसे किचन से सब्जियों को गुमनाम कर दिया है। हमारे पास बहुत सारी जगहों से तस्वीर आई है, बहुत जगह से तस्वीर बुलाई है। लोग परेशान हैं, हैरान हैं, करें तो करें क्या। जो लोग पहले झोला भर लेते थे अब लाचारी में आधा पाव ही सब्जी खरीद रहे हैं। सब्जी खरीदने में कटौती हो गई है। आसमान छूते सब्जियों के दामों ने खाने का टेस्ट बिगाड़ दिया है। राजधानी रायपुर और भोपाल से लेकर कटनी, भोपाल, जबलपुर, रीवा, मंदसौर, हर जगह की तस्वीर देख लीजिए। दिखाइए। अब अपने हिसाब से खिलाते हैं, थोड़ा कम करके खिलाते हैं खाना। हम महंगा खरीदे हैं तब महंगा बेच रहे हैं।
तो अभी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, इस वजह से हो सकता है वो। सभी चीज़ें महंगी, कोई एक चीज़ महंगी थोड़ी है। खरीदते भैया, पहले जैसी खरीदते थे अब थोड़ी खरीद पा रहे हैं। आज सब्जी थोड़ा सा महंगा है, खरीदने में दिक्कत हो रही है। देख लिए ना हर जगह का हाल, जनता त्रस्त है, परेशान है, हैरान है। कटनी में तो जो टमाटर मसाला 90 रुपए का फुल प्लेट मिलता था, अब सीधे 140 रुपए में मिल रहा है। ये भी देख लीजिए, देख लीजिए। जो रेट लिस्ट है वह भी यहाँ पर चिपकाई गई है, जो कि ग्राहकों को आकर्षण कर रही है कि जो अब रेट है वह यहाँ पर दुगने हो गए हैं। ये देख सकते हैं आप कि किस तरह से ये पुरानी रेट लिस्ट पहले आप देख सकते हैं चिपकी हुई है, उसके बाद एक नई रेट लिस्ट चिपकाई गई है जिस पर आप टमाटर मसाला हाफ प्लेट 70 रुपए और फुल प्लेट 140 रुपए देख सकते हैं। अमूमन अगर नीचे की बात करें तो 90 रुपए में फुल प्लेट मिलती थी, लेकिन अब बढ़े हुए रेटों के कारण जो दाम है वह दोगुने हो गए हैं और इसका खासा परेशानी जो है वह होटल संचालक को भी उठाना पड़ रहा है। सुन लिया आपने, 30 का 60, 40 का 70 ऐसे भाव चल रहा है पूरे मार्केट में। घर में कैसा माहौल है, आपको सब्जी मार्केट दिखा दिया, होटल दिखा दिया, ढाबा दिखा दिया, घर के अंदर कैसे बजट बिगड़ा है ये भी दिखाते हैं। मामी, काकी, चाची, दादी सब एकदम से परेशान हैं। रीवा से हमारे साथी ने किचन का हाल दिखाया है, जरा दिखाइए भाई। रीवा के घर की तस्वीर विवेक तिवारी ने भेजी है। 20 दिन हो गए इतना महंगा टमाटर की, अब क्या कहें। पहले तो हम दाल में भी यूज कर लेते थे, सब्जी भी टमाटर की बना लेते थे और चटनी भी बना लेते थे। अब तो सब्जी में डालने के लिए टमाटर नहीं है हम लोगों के यहाँ। अब बताइए हम लोग क्या करें, टमाटर कहाँ से यूज करें। का यूज करें, सुन रहे थे आप, बहुत समस्या है। पहले काकी टमाटर का तड़का लगा देती थी, बढ़िया दाल में भी टमाटर, सब्जी में भी टमाटर, टमाटर की चटनी बना लेती थी, लेकिन अब टमाटर नसीब नहीं हो रहा है। बहुत अच्छा बघेली मिक्स हिंदी बोल रही थी, मैं भी बघेलखंड से आता हूँ, मुझे हंसी आ गई। खैर, हमारी तो यही इंद्रदेव से प्रार्थना है कि कृपा तो कर ही दिए हैं, थोड़ा और कृपा कीजिए ताकि हम सबकी थाली भरी रहे और स्वाद एकदम से बना रहे। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ लेते हैं, और ब्रेक लेने का उधर से सुझाव आ रहा है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि फ्लो बना हुआ है, काहे के लिए ब्रेक में जाना। और आप भी अगर बने हैं तो बने रहिए, अगली खबर में बढ़ते हैं। और मैं धीरे धीरे चाय पी ही रहा हूं, जब खबर रिपोर्ट आती है तो गला भी तर है, तो एक घुट पी लेता हूं, आगे बढ़ता हूं बिना ब्रेक के। ब्रेक पर नहीं जाना है। चलिए, मैं चाय पी रहा था, मंत्री कह रहे हैं शराब पी लो। मैं चाय पी रहा हूं और मंत्री जी अजीबोगरीब सलाह दे रहे हैं। अगर आपके पति शराब पीते हैं और आप भी बहुत परेशान हैं अपने पति की बुरी लत से, तो परेशान मत होइए। मध्य प्रदेश के मंत्री जी ने एक सलाह दी है। मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने बहुत ही अनोखी सलाह दी है। पहले वो सलाह सुन लीजिए। मंत्री जी सामाजिक न्याय मंत्री हैं, बहुत सामाजिक सलाह दी है इन्होंने अपने हिसाब से, लेकिन ये विस्तार न्यूज है, पूरा विश्लेषण करेंगे, फिर आपको सीधे मुद्दे की बात बताऊंगा। पहले सुनाइए सामाजिक न्याय मंत्री की ये गैर सामाजिक सलाह। पहले तो उसे इस तरीके से बताएं कि आप बाजार में कहीं मत पियो, अभी वो आते में देख लो, आप तो ले आओ, वो खाना खाओ, मेरे सामने पियो। समिति बना करके जितने नशे करने वाले लोग हैं, आप सभी लोग जब उन्हें बेलन दिखाने का काम करेंगे। बेलन गैंग तक ठीक था, बेलन वेलन गैंग तक सब ठीक है। बाहर शराब मत पीजिए, घर ले आइए और मेरे सामने पीजिए। इतना ही नहीं, ये भी नसीहत दे दी कि बेलन गैंग बनाइए। मंत्री जी ने तो कई परिवारों के हित में सोचकर ये बयान दिया होगा, लेकिन मंत्री जी ने लगता है कुछ गलत ही बोल दिया है। मंत्री जी की ये सलाह सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। लोग कह रहे हैं मंत्री जी ने क्या अजीब बयान दे दिया है। नारायण सिंह कुशवाहा मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय मंत्री हैं। भोपाल में आज नशा मुक्ति अभियान में एक कार्यक्रम में मंत्री जी ने महिलाओं को ये सलाह दी है, और अब इस पर कांग्रेस ने भी निशाना साध दिया है और इस बयान पर राजनीति शुरू हो गई है। क्या राजनीति शुरू हुई है, ये भी सुनाइए।
जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने घर घर बार खोल दिए थे, और जो शराब नीति मध्य प्रदेश में बनाई गई है उसके तहत तो वैसे ही घर घर में बार खुल गए हैं, हर जगह सुलभ है। तो ऐसे में क्या वे घर की में जो एक परंपरा होनी चाहिए, एक संस्कार हम अपने बच्चों को देते हैं, उनको समाप्त करना चाहते हैं, या एक नारायण मंत्री महोदय क्या एक नई परिपाटी चालू करना चाहते हैं जिसके तहत बच्चे, माँ, बेटी सबके सामने मदिरा का सेवन पुरुष करते रहें? आखिर वो किस तरफ समाज को ले जाना चाह रहे हैं? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मोहन यादव जी को अपने मंत्री से जवाब तलब करना चाहिए। देखिए, ये व्यक्तिगत जो भी मत है उनका होगा, लेकिन अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर मैं इतना कहना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए महिलाओं का एक जो मुद्दा है ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, और महिलाओं को सशक्त बनाना, समृद्ध बनाना, और हमारे प्रदेश की महिलाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा से रही है। तो ये जो भी टिप्पणी आई है इसको मैं बहुत समर्थन तो इस टिप्पणी का महिला होते हुए नहीं करूँगी, पर हाँ, ये उनका व्यक्तिगत मामला है, इसलिए इस पे अगर आप उन्हीं से जवाब लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। पार्टी ने किनारा कर लिया है कुशवाहा जी, ठीक है, थोड़ा सोच समझ कर बयान देना चाहिए। ठीक है, माना कि आप मंत्री हैं, बीजेपी की प्रवक्ता कह रही है उनका व्यक्तिगत बयान है, उन्हीं से इस मामले में पूछिए। तो हम भी सीधे मंत्री जी से ही पूछ लिए। हमने कहा कि जब बीजेपी कह रही है कि उनका व्यक्तिगत मामला है, विस्तार न्यूज है, आप जानते हैं हर चीज विस्तार से दिखाने की आदत है हमारी। हमारे सहयोगी विवेक पांडे ने मंत्री नारायण कुशवाहा से बात की है उस मुद्दे पर, उनसे पूछा है कि काहे घर में ले जाकर शराब पीने की सलाह दे रहे हैं। सुनिए इस पर क्या कह रहे हैं मंत्री नारायण कुशवाहा। उनसे ये कहें कि बाजार में कहीं भी, क्योंकि आदमी जब शराब पीता है गिरते लुढ़कते आता है, कई घटनाएं भी घटती हैं, तो व्यक्ति शराब कैसे छोड़े? घर में बच्चों के सामने पीने में हिचकिचाएगा। कहीं आपको लगता नहीं आपने ये बयान देकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक मौका दे दिया? क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि आप तो शराबबंदी का समर्थन, विरोध नहीं कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। नहीं, हम शराबबंदी का समर्थन कर रहे हैं। ये पारिवारिक बिंदु है। परिवार में आदमी शर्म करेगा पीने के लिए, कम भी करेगा, बच्चों पर असर पड़ेगा, बच्चे भी टोकेंगे कि पापा ये शराब मत पियो, ये खराब है जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए। जो कहीं ना कहीं लोग जो है ये शर्म भी महसूस करते हैं, तो शराब पीने पे असर पड़ेगा, कम असर पड़ेगा उस पर, तो वो शराब वो छोड़ सकेगा। जो ये अपनी जो आपका जो ज्ञान है ना मंत्री जी, इसको आपको सार्वजनिक नहीं देना चाहिए। आगे बताऊंगा कि शराब के नशे में कैसे एक बेटे ने अपने बाप को मार डाला, आगे बताऊंगा, इसी बुलेटिन में बताऊंगा। आप कह रहे हैं घर में शराब पियो, वहां भी शराब का कनेक्शन था, घर के अंदर ही पी रहा था वो बाप, और बेटे ने हत्या कर दी। हद कर रहे हैं। मतलब आपको अगर किसी ने मंत्री बना दिया, विधायक बना दिया, तो आप कुछ भी बोलेंगे। आपने जो सुझाव दिया है वो ठीक नहीं है, उस पर हमने भी महिलाओं से बात की है। महिलाएं क्या कह रही हैं, पहले आपको ग्वालियर की महिलाओं को सुनाते हैं, आप महिलाओं को लेकर सलाह दिए हैं ना, वो क्या सोचती हैं, सब कुछ विस्तार से बताएंगे कुशवाहा जी। जो आपने कहा है उस पर महिलाओं की प्रतिक्रिया देख लीजिए, ग्वालियर से जो आई है बाइट, जो प्रतिक्रिया आई है, पहले ग्वालियर के लोगों को सुनाइए। मंत्री जी का जो ये बयान आया है वो काफ़ी निंदनीय है, क्योंकि ये जो शराब बंद करने की मतलब ये ड्यूटी जो बनती है वो सबसे पहले सरकार की बनती है। और जब सरकार के लोग ही ये कह रहे हैं कि घर पे मतलब हस्बैंड मतलब जो जेंट्स हैं उनको आए वो शराब की बोतल लेके और बच्चों के सामने इस तरीके से करें, तो ये क्योंकि फैमिली में एक मर्यादा होती है। मंत्री जी का ये बयान काफ़ी निंदनीय कहें या हम घोर खराब शर्मनाक कहें, कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। मंत्री जी पहले ये बताया आपने महिला की सुरक्षा के लिए आपने क्या किया? हर ग्वालियर के हर चौराहे पर, स्कूलों के पास में और मंदिर के पास में इतने शराब की दुकानें खुली हुई कि बच्चे उनको देखकर भी शर्मनाक होते हैं। दूसरी बात आपने कहा घर जाके घर में बैठ के शराब पिएं और उनको रोकें, ये क्या हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे? अभी हमारे आदरणीय मंत्री जी ने जो कहा है बहुत ही शर्मनाक है और घिनौनी बातें करते हैं जो लोग।
चलिए बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। राजनीति सुलगी हुई थी, प्रदेश में नहीं कांग्रेस के भीतर ही सुलगी हुई है। आज समीक्षा बैठक हुई है और कांग्रेस के दिग्गजों ने अपने क्षेत्र के अधिकारी पदाधिकारी सब पर जमकर कीचड़ उछाले हैं। सब कुछ विस्तार से बताएंगे। कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेता लोकसभा चुनाव में उतरे थे। भूपेश बघेल, ताम्रध्वज साहू, विकास उपाध्याय, कवासी लखमा जैसे नेता जब चुनाव हार गए तो कांग्रेस सक पका गई कि क्या हो गया है, हमारा मुख्यमंत्री रहा कैंडिडेट चुनाव हार रहा है, क्या कमी रही, प्रचार प्रसार में क्या हो गया। देखिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बहुत बड़ी हार है, मंथन तो करना पड़ेगा। और आज कांग्रेस ने किया भी, बाकायदा कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम दिया फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। यह कमेटी आज रायपुर पहुंची। कमेटी के अध्यक्ष वीरप्पा मोइली जब रायपुर पहुंचे थे तो उन्होंने क्या कहा था, जरा सुना दीजिए पीसीआर, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। For this time, our Lok Sabha elections have shown the place of Narendra Modi. Narendra Modi, was thinking that, he will come with the absolute majority. His party has not come out with the excellent majority. Whatever drama he has played, that did not, happen. And ultimately, it is for Modi to realize where he has gone wrong. It is not for the Congress. अच्छी बात है, सरकार उनकी बन गई है, उतना बड़ा बहुमत नहीं मिला है, लेकिन नरेंद्र मोदी पर बहुत कुछ बोल गए थे। खैर जो भी हो, मोदी जी और बीजेपी को कुछ भी कहें, लेकिन सच्चाई तो यही कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लचर अवस्था में पाई गई है। एक सीट और इसी की समीक्षा आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में हुई। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज, प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट समेत एक से बढ़कर एक कांग्रेस नेता मौजूद रहे। मौजूद रहना भी चाहिए था, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस की हार हुई है, समीक्षा होना तो बनता ही था। अब जो मीटिंग से बात निकलकर सामने आई है ना, वो हम आपको बताते हैं। हमारे सूत्र बताते हैं कि कवासी लखमा मीटिंग में बौखलाए हुए थे, फट पड़े, गुस्साए हुए थे। सुनने में तो यहां भी मिला है कि कवासी लखमा गुटबाजी को लेकर बहुत गुस्से में थे। वो यही कह रहे थे कि पार्टी में इतनी गुटबाजी है जिसका नतीजा चुनाव परिणाम में देखने को मिला है। और सुनिए, कान में खबर यह भी पड़ी है कि बहुत सारे नेताओं ने संगठन के कामकाज पर भी सवाल उठा दिया है। ये भी बात निकलकर सामने आई है कि चुनाव के समय में टाइम पर प्रचार का सामान ही नहीं पहुंचाया जाता था। और सुनिए, महासमुंद की हार की अलग ही कारण की वजह बता दिया। कारण बताया गया कि कैंडिडेट बाहर से गए थे। सबसे बड़ी बात बृजमोहन अग्रवाल की चर्चा कांग्रेस के बैठक में भी हुई, जहां बताया गया कि रायपुर से अगर कोई और कैंडिडेट खड़ा होता तो इंदौर जैसी स्थिति पैदा हो जाती, यानी कि उम्मीदवारी छोड़कर ही चला जाता। यही सारे सवाल जब सचिन पायलट से पूछे गए तो इंकार कर दिया गया। वैसे करना भी चाहिए, घर के कलह की बात घर तक ही रखना चाहिए। वैसे भी काफी लोग आपकी पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। जरा सुन लीजिए सचिन पायलट को, प्रभारी हैं, आए थे बैठक के बाद, मंथन में जो निकला उसके बाद क्या कह रहे हैं, सुनाइए सचिन पायलट। छत्तीसगढ़ में स्थिति भिन्न है, क्योंकि यहाँ पर हमारा वोट कम नहीं हुआ, यहाँ पर हमारे वोट शेयर में बनस्पत इजाफा हुआ है, चाहे थोड़ा हुआ हो। और भाजपा जो मुद्दे लेकर आई थी, जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते थे, 300 पार, 400 पार, और जिस प्रकार के भाषण दिए गए, मंगलसूत्र को छीनने की बात की गई, धर्म जाति की बात की गई, हिंदू मुसलमान की बात की गई, मंदिर मस्जिद की बात की गई, उन सब बातों को जनता ने पसंद नहीं किया। और इस लोकसभा का जो परिणाम आया वो एक खंडित जनादेश था। नहीं साहब, जो आप कह रहे हैं उसके अलावा भी बहुत कुछ अंदर की बात है। अंदर की बात क्या है, सीधे मृगेंद्र को मैं सुनाइए। मृगेंद्र पांडे, अंदर की खबर क्या है बता दीजिए। सचिन पायलट तो पार्टी के अंदर, घर के अंदर का झगड़ा थोड़ी बताएंगे। मृगेंद्र आप बताइए, अंदर से क्या निकाल कर ले आए हैं, जल्दी बताइए, फिर अगली खबर की ओर बढ़ूंगा। देखिए, जो बैठक हुई उसमें 3 बैठकें हुई। एक वरिष्ठ नेताओं की हुई। वरिष्ठ नेताओं की बैठक में जो बातें सामने आई उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये था कि जो पिछले विधानसभा चुनाव में हारे लोग हैं उनको टिकट दिया गया, जिसके कारण जनता पहले से उनको नापसंद कर चुकी थी और एक बार फिर नापसंद किया। दूसरा, संगठन की कमजोरियों के बारे में बताया गया, क्योंकि कवासी लखमा का आपने पहले ही जिक्र किया। कवासी लखमा ने तो साफ तौर पर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक बैज और देवती कर्मा, इन लोगों का नाम लेकर कहा कि इन लोगों ने पूरी तरीके से मदद नहीं की, जिसके कारण हमको हार का सामना करना पड़ा। शिव डहरिया ने भी कहा कि 8 की 8 विधानसभा सीट कांग्रेस के पास है, उसके बाद भी हम हार गए। मतलब पार्टी के नेता कार्यकर्ता, इन लोगों ने काम नहीं किया। कुल मिलाकर जो गुटबाजी की बात है विधानसभा चुनाव में भी। सुनिए मृगेंद्र भाई, सुनिए, आप कहां सरकारी बयान की ओर चले गए। दीपक बैज, कवासी लखमा, कुछ याद आ रहा है? कवासी लखमा सबसे ज्यादा बमके थे, बहुत गुस्साए थे वो। अब कवासी लखमा और दीपक बैज कहाँ के हैं
और क्यों कह रहे हैं पार्टी के अंदर गुटबाजी, जरा इसका समीकरण बताइए फटाक से, फिर मैं अगली खबर की ओर जाऊंगा। देखिए, विधानसभा चुनाव के समय दोनों नेता बस्तर से ही आते हैं। विधानसभा चुनाव के समय भी ये बात सामने आई थी कि दीपक बैज को चुनाव हराने के लिए कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने फंडिंग की। अब लोकसभा में क्योंकि कवासी लखमा उम्मीदवार थे तो ये वापस जा रहा है, ये बॉल को दूसरी तरफ डाला जा रहा है। कुल मिलाकर दोनों तरीके से विधानसभा और लोकसभा दोनों में बहुत धन्यवाद। अंदर की खबर ब्यूरो चीफ छत्तीसगढ़ मृगेंद्र पांडे बता रहे थे, लेकिन अब जो खबर आपको बताने वाला हूं रूह कंपा देगी। मैंने आपसे कहा था और मंत्री जी कुशवाहा जी को भी मैंने कहा था कि नहीं, आप ऐसा मत कहिए। पानी पर खूनी कहानी, इस चेहरे ध्यान से देख लीजिए, ये राक्षस है। मैंने आपसे क्या कहा, ये बेटा नहीं है, ये राक्षस है। क्यों कह रहा हूं आपको बताता हूं पूरी कहानी। अपने पिता को मार सकते हैं आप? हां, यही बोल रहा हूं। अपने पिता को कोई बेटा अपने बाप को मार सकता है क्या? मर्डर कर सकता है क्या? हत्या कर सकता है, वो भी पानी मांगने पर? आप सोच रहे होंगे ऐसा तो नहीं किया जा सकता है भाई। हो गया है, एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता को मार डाला है। क्या हो गया है इस समाज को? ये कैसे बेटे हैं? कितनी घटिया मानसिकता है। रिश्तों का कैसे गला घोट रहे हैं, बताना पड़ेगा। ऐसे लोगों को बेइज्जत करना पड़ेगा, राक्षस कहना पड़ेगा। आपने सुना ना मैंने क्या कहा? एक पिता अपने बेटे से पानी मांगता है और उसका बेटा पानी की जगह उसे मौत दे देता है। मैंने तो यही सुना था कि अगर दुश्मन भी प्यासा हो तो उसको पानी पिला देना चाहिए। खैर, रिपोर्ट आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि फिर कोई बेटा अपने पिता के साथ ये सलूक ना करे। पहले सोचिए, आखिर एक बेटे और बाप के रिश्ते की क्या अहमियत होती है। बाप बेटे का रिश्ता क्या होता है? अब क्या ही कहूं इस रिश्ते के बारे में। पापा, पिता, बाप, अब्बू, फादर, पाप। आप अपने पिता को इनमें से कुछ भी कहते हो, रिश्ता उतना ही प्यारा होता है। अब इससे ज्यादा बोल नहीं सकता इस रिश्ते के बारे में, क्योंकि मैं भी बहुत दिनों से अपने पिताजी से नहीं मिला हूं। वो गांव में हैं और मैं शहर में हूं। रोज उनका फोन आता है, अच्छे से बात भी नहीं हो पाती। इस बात का भी मलाल होता है, इस बात का भी दुख होता है। बाप से बात ना करने का दुख हो अगर एक बेटे को, और एक बेटा अपने बाप की हत्या कर दे। आप समझ रहे हैं, कुछ रिश्ते शब्दों की सीमा से परे होते हैं। अब आप सोचेंगे कि देश भर की इतनी बड़ी बड़ी खबरों के बीच ज्ञानेंद्र तिवारी आज ये बाप बेटे के रिश्ते के बारे में क्यों बात कर रहे हो, क्यों सुना रहे हो ये कहानी? क्या है ना, खबर ही कुछ ऐसी है। जब मेरे कोरबा के साथी ने एक खबर भेजी तो लगा इस खबर के बारे में बात करनी चाहिए। पहले आपको बता देता हूं कि क्या हुआ। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक बेटे ने अपने बाप की गला दबाकर हत्या कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि बाप ने बेटे से पानी मांगा था। सोचिए, इतनी सी बात पर बेटे ने बाप का गला घोट दिया। बेटे का नाम आकाश दास है। आकाश सिर्फ 22 साल का है। पिता असीम दास की उम्र 45 साल थी। पुलिस की माने तो पूरा मामला गुरुवार दोपहर का है। उस दौरान पिता असीम दास और बेटा आकाश दास घर में अकेले थे। असीम दास शराब के आदी थे, शराब पीते थे। इसी शराब का जिक्र मैं कर रहा था। ये घर में जो मंत्री जी आप बोल रहे थे ना कि घर में ले जाओ और शराब पियो, घर में ही शराब पी रहे थे ये बाप। पिता ने बेटे से पानी मांगा तो इस बात पर आकाश इतना नाराज हो गया कि अपने पिता से हाथापाई शुरू कर दी। इसके बाद आकाश ने अपने पिता की गला दबाकर हत्या कर दी। अपने पिता की हत्या करने के बाद आकाश डर गया और पड़ोसियों को बुलाकर कहा कि पलंग से गिरने से उसके पिता की मौत हुई है। हालांकि अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर को मामला संदिग्ध लगा और पुलिस को बुलाने के बाद असीम दास का पोस्टमार्टम करवाया गया। पीएम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि असीम दास की मौत गला दबाने की वजह से नहीं हुई है, माफ कीजिएगा, गला दबाने की वजह से हुई है। असीम के शरीर में चोट के निशान भी थे, जिसके बाद पुलिस ने आकाश दास को गिरफ्तार कर लिया और पूरे मामले का खुलासा हुआ। एडिशनल एसपी नेहा वर्मा बता रही हैं इस पूरे मामले पर, सुनाइए। दोनों पीते थे, वो भी, पापा भी पीते थे उनके और बेटा भी पीता था दोनों। घर पे कौन कौन थे जब घटना हुआ उस समय? उस समय सिर्फ उन्हीं दो लोग थे। थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पटेल पारा में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक असीम खान करके, असीम दास करके मृतक मिला है, जिसको उसके पुत्र आकाश दास ने मारा है। गला घोट के उसकी हत्या की थी। कुछ मामूली विवाद पे उसकी हत्या की गई है, जिसमें आगे ही कार्रवाई की गई है और उसको गिरफ्तार कर जेल।
अब क्या ही बोलूं इसके आगे, क्या हो रहा है इस समाज को। लेकिन विस्तार न्यूज़ हर एक पहलू आपको दिखाएगा, समाज को जागरूक करेगा। कल एक युवक ने अपनी प्रेमिका को पेंड्रा में चाकू मारकर हत्या कर दी थी। आज ये खबर आई है, रिश्तों का मोल खत्म हो रहा है और रिश्तों का सम्मान नहीं कर रहे हैं। कम से कम आप जब कोई कदम उठाएं तो इतने बेसुध ना हो जाएं, इतने बेसुध ना हो जाएं, इतनी राक्षसी प्रवृत्ति के ना हो जाएं। मैं बहुत से शब्द ऐसे बोलता हूं जिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन इस समाज में अगर संदेश देना है तो आपको सख्त होकर ऐसे संदेश देने पड़ेंगे। और चूंकि हमने विस्तार न्यूज़ की टैगलाइन आपका अपना चैनल रखा है, इसलिए आपको अपना मानते हैं। उस बाप की जिसकी हत्या हुई है, उसका दर्द भी हमें हमारा दर्द दिखाई देता है, इसलिए हम ऐसी बात करते हैं। खैर, आप जुड़े रहिए और बार बार मैं कहता हूं कि शो को लेकर अपने सुझाव जरूर भेजें, क्योंकि हम बात करेंगे आपसे जुड़े मुद्दों की। आप लगातार हमें सुझाव भेज रहे हैं, इसीलिए हमने खबरों की संख्या 8 से 9 के बीच सीधे मुद्दे की बात में बढ़ाई है। इसीलिए हमने आपकी खबर दिखाई है। अब संसद की तस्वीर आई थी, संसद की तस्वीर दिखाए थे, लेकिन अब बारिश, पानी, महंगाई, इस तरह से हो रहे कत्ल, राजनीति, सियासत, जो भी आप कहेंगे वही हम दिखाएंगे, क्योंकि विस्तार न्यूज़ यानी आपका अपना चैनल। फॉलो कर लीजिए एक्स पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर। बहुत तेजी से आप देख रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या है देखने वालों की, लेकिन अब टाइम हो गया है ओवर। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए।